तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो मुझे दो टॉपिक बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं और वो पूछ भी रहे होते हैं इस बारे में कि एक तो सारे जितने भी हम स्पीच थेरेपिस्ट देखते हैं वो प्ले बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और बच्चे के साथ उनको लग रहा होता है वो सिर्फ खेल रहे होते हैं। और एक ये क्वायरी भी बहुत आती है कि बस आप अभी बच्चा जो है आया है सेशन के लिए और ये वर्ड्स बस अब बोलना शुरू हो जाए। तो मुझे इन दोनों चीजों के बारे में बात करनी है। एक तो प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स कि वो क्या होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, और दूसरी चीज है प्ले। उसकी भी स्टेजेस होती हैं जिसमें हम काम करते हैं। लैंग्वेज और प्ले दोनों के दोनों लिंक्ड हैं और वो दोनों एक साथ चलते हैं। तो पहले हम प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स की बात करते हैं कि वो होते क्या है और उसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं। अच्छा, प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स वो माइलस्टोन्स हैं जो कि वर्ड से पहले इमर्ज होते हैं। उनका होना जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो बच्चा विल नॉट स्टार्ट यूजिंग देयर वर्बल लैंग्वेज। अब उसमें सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सेस जो कि बर्ड्स पे इमर्ज हो जाते हैं और वो 3 महीने तक रहते हैं। और रिफ्लेक्सेस में आ जाता है सकिंग रिफ्लेक्स, आ जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स, आ जाता है सॉलो रिफ्लेक्स, आ जाता है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज they help in feeding and oral motor development that is needed for speech. अगर ये reflexes missing होंगे, the child won't be able to go towards speech. ठीक है। उसके बाद बर्थ से लेके 3 मंथ्स पे कूइंग होती है। कूइंग क्या होती है? कूइंग में वॉवल लाइक साउंड्स इमर्ज होते हैं। बच्चा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वॉवल लाइक साउंड्स लाइक आ, ओ। और ये फाउंडेशन होती है हमारी वोकल प्ले की। ये चीजें, कूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चा जो है वॉवल लाइक साउंड्स ही प्रोड्यूस करना शुरू करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 4 to 6 मंथ्स पे बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बैबलिंग में किस तरह के साउंड्स होते हैं? बैबलिंग्स में बच्चा सिंगल सिलेबल्स यूज कर रहा होता है, लाइक म, ब, म, ग, इस तरह के साउंड्स। और फिर उसके बाद जो है बैबलिंग थोड़ी मजीद इन्हांस होती है और बच्चा रेपिटेशन ऑफ सिंगल जो है सिलेबल्स इस्तेमाल करने लग जाता है। अब किस तरह के साउंड्स होते हैं उसकी बैबलिंग में? लाइक मामा, ब, क, ग, इस तरह के साउंड्स आते हैं। फिर मजीद बैबलिंग कॉम्प्लेक्स होती है और फिर 6 to 9 मंथ्स पे हमारी जो है वेरीगेटेड बैबलिंग आ जाती है, जिसमें जो है बच्चा जो है डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड सिलेबल्स पैटर्न यूज कर रहा होता है, लाइक बड, मागू, बाडू, इस तरह के साउंड्स आ जाते हैं। फिर 9 to 12 मंथ्स की तरफ हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जार्गन यूज कर रहा है, जो कि हमें लग रहा होता है शायद ये वर्ड्स की तरह उसमें इंटोनेशन होती है। और बिल्कुल जैसे कि हमारे वर्ड्स होते हैं उसकी इंटोनेशन और टोन पॉजेस में बच्चा कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है। और इस 9 to 12 मंथ की ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि बच्चा स्टार्ट्स पॉइंटिंग, और पॉइंटिंग आ जाती है, जेस्चर्स आ जाते हैं, बच्चा सिंगल कमांड्स भी फॉलो करने लग जाता है, लाइक नो, कम हियर, इस तरह के। एक चीज मैं भूल गई हूँ बीच में, वो ये भी है कि 7 मंथ्स पे वी सी देर इज अ मोटर इमिटेशन that emerges. Motor imitation pe, as a speech and language therapist, we work a lot because we say कि motor imitation comes before verbal imitation. तो मोटर इमिटेशन में बच्चा जो है खुद से, क्योंकि एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है और बच्चा खुद ही कर रहा होता है, तो लाइक वेविंग आ जाएगी, क्लैपिंग आ जाएगी, इस तरह से बच्चा जो है एक्शंस कर रहा होता है। 6 to 8 वीक्स में हम देखते हैं कि बच्चा सोशल स्माइल भी स्टार्ट कर देता है, जो कि एक सोशल इंटरैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बात ये होता है कि 12 मंथ्स तक हम कहते हैं कि फर्स्ट वर्ड इमर्ज हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड आ जाता है मोस्ट। जी, फर्स्ट वर्ड हमारा 12 मंथ्स पे आ जाता है। तो वर्ड से ये पहले की पूरी हायरार्की है जो होना जरूरी है। अगर ये माइलस्टोन्स मिसिंग है, सो फिर हम इन माइलस्टोन्स पे काम करते हैं एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द वर्ड। अरीशा, अभी आपकी इन सारी जो आपने मुझे डिटेल्स बताई हैं कि हम कि क्या माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के लाइफ 1 से 3 मंथ में, उसके फॉलोइंग जो इसके रिफ्लेक्सेस जो आप कह रही थी वो डेवलप हो जाते हैं, सकिंग और इस तरह की सारी सिचुएशन ना। उससे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो कोई
13 इयर्स का भी हो गया है, कोई 7 या 8 इयर्स का भी हो गया है, उनकी अगर देखा जाए तो उनकी च्यूइंग स्किल्स या इस तरह की स्किल्स स्ट्रांग है। मतलब वो हार्ड टेक्सचर भी ले रहे हैं, उनकी सॉलोइंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें। लेकिन स्पीच जीरो है, बिल्कुल नॉन वर्बल है वो ना। सो इस सिचुएशन में ये मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि इससे क्या कनेक्शन है, कि जबकि वो टोटली नॉन वर्बल है लेकिन ये सारी स्किल्स उनके अंदर डेवलप्ड हैं। जी, आपने जो सवाल पूछा है मुझे वो समझ में आ गया है कि ये सारी स्किल्स मौजूद हैं एंड द चाइल्ड इज नॉट यूजिंग देयर स्पीच। अब क्योंकि द चाइल्ड इज 13 years ओल्ड, एज बहुत मैटर करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। हम कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि ब्रेन कनेक्शंस बना रहा होता है, न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है। तो इट्स इजी फॉर द चाइल्ड टू लर्न लैंग्वेज। नहीं, तो मतलब जैसे, उनकी ये स्किल डेवलप हो चुकी थी ना एट द टाइम ना, लेकिन फिर भी हाँ, वो नॉन वर्बल थे शुरू से ना। शुरू से नॉन वर्बल थे। अब देखें, बहुत सारे, मुझे नहीं पता कि क्या डायग्नोसिस है आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका, लेकिन बहुत सारे बच्चे हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, आई एम आस्किंग, अच्छा आप मुझे पहले ये बताएं कि आर दे ऑन द स्पेक्ट्रम? इनके सारे जो है ना रिसेप्टिव पे काम हुआ है, वो डिफरेंट थेरेपीज लेते रहे हैं ना। और जो डायग्नोसिस? डायग्नोसिस ऑटिज्म, मोस्टली को ऑटिज्म ही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। मेरे ख्याल में सारे ऑलमोस्ट जो है ऑटिज्म पर है, अच्छा जितनी ठीक नहीं। है। कि आपने खुद बताया ना, देखिए अब लैंग्वेज इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, आई विल से, कॉन्सेप्ट फॉर द किड्स हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, क्योंकि इट्स अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो उन्होंने कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, उनके लिए वो चीज मुश्किल है। तो कभी कभी दे माइट हैव प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज, और फिर अब बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं कि ऑटिज्म के साथ क्या चीज और है जिसकी वजह से द चाइल्ड इज नॉट यूजिंग देयर स्पीच। तो मे बी अप्रेक्सिया हो सकता है। अब आई हैवंट वर्क विद दोस किड्स बट आई कांट रियली, ये सारी वजूहात हो सकती है, प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, और सेंसरी बिहाइंड प्रोसेसिंग। दिस क्या सिचुएशन है, ये तो वेरी करता है ना केस टू केस, कि उनके क्या और केसेस हैं। स्पेक्ट्रम का अलग ही होता है, सबकी एक जैसी स्ट्रेंथ्स नहीं होती ना। सारे बच्चे जितने स्पेक्ट्रम में वो सब अलग ही हैं एक दूसरे से। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह नहीं है, इवन उनकी एजेस सेम है, एनवायरनमेंट भी सेम है, बट स्पेक्ट्रम इज वास्ट। तो वो दोनों बच्चे अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ आएंगे। अच्छा, अब देखें, जिस तरह से मैं खुद अपना पर्सनल बताऊं कि मेरा अपना बेटा जो है 2.5 साल की उम्र में म्यूट हुआ था। उसके कोई माइलस्टोन प्रॉपर वो नहीं थे कि 2.5 3 साल की उम्र में जैसे प्रॉपर बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो रैंडमली बोल रहा होता था। लेकिन जब वो म्यूट हो गया तो समझिए कि फिर उसके बाद 7 इयर्स से उसने स्टार्ट किए वर्ड्स पर वो, और अब माशाल्लाह से बोल रहे हैं, माशाल्लाह से 11 से 12 इयर्स ओल्ड हैं वो। लेकिन सम टाइम एकलेलिया पे होते हैं कि वही चीज रिपीट कर रहे होते हैं, अभी उस पर प्रैक्टिस और ये सारी चीजें कर रहे हैं वो, और सम टाइम वो आंसर भी कर रहे होते हैं। तो ये कोई 8 इयर्स में जाके उनकी स्पीच वापस आई है, जो कि वो बिल्कुल म्यूट हो गए थे ना। तो हाँ, वेरी करता है ये केस टू केस, और वर्क पे भी कि कितना। और मेरे पास एक बच्ची आती थी, आई रिमेम्बर, वो 7 साल की थी, और जब मैं काम करी थी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पीच आएगी। एंड मैंने 2 साल उसके साथ बहुत ज्यादा एसी यूज किया, और हाई टेक भी किया, लो टेक भी किया। लो टेक से स्टार्ट किया था, फिर हाई टेक पे ले गई थी मैं उसे। फिर ये हुआ कि वो बच्ची इमिटेशन पे आ गई थी। मतलब शी स्टार्ट इमिटेटिंग वर्ड्स व्हेन आई वाज लीविंग दैट प्लेस। मुझे याद है वो बच्ची इमिटेशन पे आ गई थी, एंड कुछ कुछ वर्ड्स वो फंक्शनली भी 9 साल की हो गई थी वो बच्ची। फिर वो 7 साल से मैंने स्टार्ट किया, 9 साल की वो हो गई थी, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं आएगी इसकी स्पीच कभी भी। बट वो आ गई स्पीच पे। तो अब वही वाली बात है कि अल्लाह ताला हैज गिवन दिस को, मतलब सलाहियत तो अल्लाह ताला ने नहीं देनी, हम कोशिश कर सकते हैं। वी शुड नेवर लूज होप, और सारी चीजें करते रहने चाहिए, मुझे एक चीज ये लगती है। ऑटिज्म में ब्रेन सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक कि आपका ब्रेन सिग्नल कब देना शुरू करता है, कॉग्निशन, आपकी स्किल्स कितनी स्ट्रांग होती हैं स्पीच के लिए, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं ऑटिज्म में। जी जी जी, वो वैसे भी मैटर करती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, कि आपको अटेंशन चाहिए, आपको जॉइंट अटेंशन भी चाहिए, आपके जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव हुए हैं वो पहले के, फिर वी कैन वर्क ऑन
आगे वाली जो माइलस्टोन्स हैं उन पे। अच्छा, आप इमिटेशन पे बात कर रही थी। अब काफी ऑटिस्टिक बच्चों में इमिटेशन जो है वो नहीं होती, और मेरे ख्याल से शुरू ही आप इसी चीज से कराते हैं कि बच्चा इमिटेट करे। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक नॉर्मल जैसे इमिटेट करा रहे हैं कि भाई हाथ ऊपर करो, वो करे या ना करे, वो उसके ऊपर वो नहीं कर रहा, इससे स्पीच का कैसे लिंक बनेगा? स्पीच के लिए कौन सी इमिटेशन होनी चाहिए कि किस तरह से? मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि लोग अच्छा, कहते हैं इसकी इमिटेशन पे काम करो, लेकिन काम जैसे ये हो रहा है कि भाई आप हाथ ऊपर कर रहे हैं तो बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, या इस तरह की कोई भी चीज फिजिकल चीज हो रही है, इससे लैंग्वेज का क्या कनेक्शन बनेगा? अब देखें, ये मैंने भी आपको पूरा ना, जो मैंने आपको प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स जो हम्म। बताए, नॉर्मल हम्म। डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं, ठीक है। इसी तरीके बिल्कुल। से लर्न करते हैं। और उसमें मैंने जैसे हम्म। मेंशन किया था कि पहले आती है वेविंग, आती है, और जो है इमिटेशन आती है। ये सारी चीजें जो है, हम्म। उसका एग्जाम्पल मैंने वेविंग के उस पे दी थी। तो मोटर इमिटेशन जो है लीड्स टू वर्बल इमिटेशन। बच्चा, अगर मैंने हाथ क्लैप किया तो वो भी क्लैप करे, बिकॉज ये एक डेवलपमेंट माइलस्टोन है। इसमें हम्म। हम से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारा एविडेंस बेस्ड नॉलेज है। ये चीजें हम्म। होंगी, हम कहते हैं कि बच्चा इमिटेशन की तरफ आएगा। इसकी वजह से स्पेशली मैं भी बहुत ज्यादा काम करती हूँ कि मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कि आप इमिटेशन पे काम करें। मैं खुद भी बहुत ज्यादा करा रही हूँ। ऑब्जेक्ट इमिटेशन कराते हैं हम पहले, फिर हम उसको मोटर इमिटेशन भी कराते हैं। ऑब्जेक्ट इमिटेशन में मे बी वी यूज टॉयज समटाइम्स के हम्म। मिक्सिंग, हम्म। ask the child to do the हम्म। same। और हम्म। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं क्लैप करो तो वो भी क्लैप करे, हैंड्स अप कराओ तो वो हैंड्स अप करे। ये सारी चीज हम्म। वर्बल लिमिटेशन की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि ये एक ओके। डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो मिसिंग है। हमें ये चीज सिखाएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा वर्बली कम्युनिकेट करना शुरू करे। हम्म। सही सही। चलो, आपका कोई सवाल? So now I will talk about stages of फर्स्ट स्टेज इज एक्सप्लोरेशन स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 12 मंथ्स पे होती है। इसमें जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप in interacting with the environment for the kid, and it is important for joint attention and early cause and effect understanding। तो इसमें बच्चा अपने सेंसेस यूज कर रहा होता है टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। हम इसमें हम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट वर्क लाइक हम बैंगिंग और जो शेकिंग सिखा रहे होते हैं रेटल्स की, वो खैर इमिटेशन के लिए भी होती है बट वी यूज इट, और ये एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और दिस स्टेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट encourages vocalization. The child start pairing action with words and it builds joint attention। जो दूसरी स्टेज है प्ले की, वो है फंक्शनल प्ले। और फंक्शनल प्ले होता है फ्रॉम 12 to 18 months। इसमें बच्चा जो है वो ये सीखता है कि हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट्स, and it lays the foundation for symbolic play and imitation। तो why is it important for how it promotes language development is because इसमें बच्चा words use कर रहा होता है like push, go, roll, and the child uses nouns for labeling, and it also promotes turn taking with adults। अब जो तीसरी स्टेज है, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्ले। इसमें हम बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि बच्चे को हम पजल सिखा रहे हैं, पजल फिक्सेशन सिखा रहे हैं, उसमें कंप्लीशन ऑफ टास्क भी आ जाता है, एंड हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी इनहेंस हो जाती है। एंड इसमें हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं लाइक मोर, अगेन, एंड इसमें हम कॉन्सेप्ट, बट द चाइल्ड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, शेप एंड कलर। एंड इसमें इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज जब हम देखते हैं तो बच्चा को हम सिखा रहे होते हैं कि व्हाट्स बीइंग बिल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ ब्लू टावर, इट्स अ बिग टावर। इस तरह की लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं, एंड दिस enhances मोटर प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो जब हमारे पास कोई पेरेंट आता है और हमें कह रहा होता है कि वाई आर यू यूजिंग प्ले और सिर्फ पजल्स ही यूज क्यों कर रहे हैं, दिस इज द रीजन, बिकॉज ये एक डेवलपमेंटल हायरार्की का माइलस्टोन है और बच्चे इसी तरीके से लैंग्वेज लर्न करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, उनको प्ले सिखाना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ स्टेज में जो है बच्चा स्टार्ट डूइंग द प्रिटेंड प्ले। अब ये 2 साल से लेके 2.5 साल तक होता है। ठीक है,
इसमें हम बच्चों की लैंग्वेज देखते हैं कि वो जो फर्स्ट 50 वर्ड्स के बाद डेवलप होती है, लाइक द चाइल्ड स्टार्ट कंबाइनिंग टू वर्ड्स। तो हम देखेंगे कि बच्चा यूज कर रहा होगा नाउन के साथ एक्शन यूज कर रहा होगा, नाउन के साथ वो एडजेक्टिव यूज कर रहा होगा। इस तरह के हमें अटरेंसेस बच्चों के मिलते हैं। जैसे कि मामा कम, डैडी गो, इस तरह के वर्ड्स बच्चे यूज करने लग जाते हैं। और इस स्टेज पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और पर्सपेक्टिव टेकिंग भी सीख रहा होता है। तो हम प्ले के जरिए उनको ये चीजें सिखा रहे होते हैं। और इसमें फिर बच्चा जो है दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर, इंट्रोड्यूसिंग देयर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिंग एक्शंस। और जो है कुछ नॉर्मल जो कि प्रिटेंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको भी लेबल करना लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिफ्थ स्टेज आता है जिसमें बच्चा जो है सेंटेंसेस यूज कर रहा होता है। और इसमें इट्स एन इलेबोरेटिव प्रिटेंड प्ले। तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं या टीचर 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 खेल रहे होते हैं, तो उसमें उनकी सीक्वेंसेस बढ़ जाती हैं। और पहले अगर एक बच्चा जो है सिर्फ डॉक्टर बन रहा था तो उसको कॉन्सेप्ट था कि एक एक तरह से हम जो है कोई चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वी आर चेकिंग अप द पेशेंट, बीपी चेक करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब बच्चा उसके साथ वेरिएशंस आ जाएंगी, बच्चा इंजेक्शन भी लगाएगा इसमें, क्योंकि वो इमेजिनेशन उसकी बढ़ गई है और इसमें जो है सीक्वेंसेस ऑफ प्ले भी बढ़ गए हैं। तो अब एक पेशेंट के साथ मे बी उसने इंजेक्शन लगाया, दूसरे पेशेंट को उसने दवा दी, फिर उसने थर्ड पेशेंट खुद ही सोचा और उसके साथ ही जस्ट कम्युनिकेटिंग मे बी, ठीक है। तो these things expense लैंग्वेज जो है इसमें एक्सपेंड होती चली जाती है और इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस आ जाते हैं। और बच्चा इसमें हमें किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हुए रहेगा कि बच्चा फुल सेंटेंसेस में कम्युनिकेट कर रहा होगा। वो नरेशंस आ जाती हैं उनके पास कि जिसमें वो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं कि फर्स्ट देन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट step. So the last stage is socio-dramatic stage. This is the last stage जो कि 5 साल से ऑनवर्ड्स होती है, लाइक टिल हम कहते हैं कि 8 years तक हम देख रहे होते हैं दिस स्टेज लास्ट। ठीक है, तो इसमें ये हो रहा होता है कि बच्चे के पास अब लैंग्वेज भी है, बच्चे के पास अब ग्रामर भी है और उसके नरेशन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। एंड अब इसमें यह है कि द चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग अलोन, अब ही इज प्लेइंग विद हिज पेयर्स एंड अडल्ट्स भी ऑल्सो। तो इसमें काफी लोग जो है हम देखते हैं जैसे कि बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो ये होता है। और एज अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट वी ऑलवेज वर्क ऑन play skills. This is the reason why we work, because इसमें लैंग्वेज भी एंड कॉग्निशन भी दोनों जो है साथ साथ एनहांस हो रही होती हैं एंड इट गोज टुगेदर। तो ये इन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्ले स्किल्स एसेस भी इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चा अभी लैंग्वेज के कौन से स्टेज पे है। तो दिस इज ऑल्सो अ टूल और ये करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि द स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट इज जस्ट प्लेइंग, दे आर नॉट जस्ट प्लेइंग, एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन द माइलस्टोन्स। थैंक यू।